क्या बदतमीजी है ये। रास्ता छोड़ो मेरा। गुस्से से उसका गोरा चेहरा लाल हो गया था। बड़ी बड़ी काली आंखों में जैसे अंगारे दहक रहे थे। सादा काले रंग का सूट पहने हुए थी। इतनी गुस्से में भी खूबसूरत लग रही थी। अमर ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। वह सच में कयामत लग रही थी। बेहद खूबसूरत। उस पर उसकी सादगी और मासूमियत उसे और भी दिलकश बना रही थी। अमर ने उसे देखकर गाना शुरू किया। काले लिबास में बदन गोरा यूं लगे ईमान से, जैसे हीरा निकल रहा हो कोयले की खान से। तभी बकवास बंद करो अपनी और मुझे जाने दो। आज चारवी हर रोज़ की तरह इग्नोर करके जाने के बजाय उस पर भड़क गई थी। तुम्हारा हर रास्ता मुझ तक ही आता है चारवी, फिर भला रास्ता कैसे छोड़ दूँ। तभी बकवास बंद करो अपनी और मुझे जाने दो। आज चारवी हर रोज़ की तरह इग्नोर करके जाने के बजाय उस पर भड़क गई थी। तुम्हारा हर रास्ता मुझ तक ही आता है चारवी, फिर भला रास्ता कैसे छोड़ दूँ। अमर दीवानों की तरह उसे ही देख रहा था। एक्सक्यूज़ मी, मेरा कोई भी रास्ता तुम जैसे बिगड़ैल आवारा रईसजादे तक नहीं जा सकता। अब फ़ौरन हटो और मुझे जाने दो। परंतु अमर चारवी के आगे से नहीं हटा और बोला, एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरा बन ही जाना है। फिर ये नखरे क्यों। मेरी मानो नखरे छोड़कर मेरा हाथ थाम लो। दौलत का ढेर लगा दूंगा तुम्हारे कदमों में। तुम बेवकूफ़ हो अमर, जो आज तक तुम मुझे समझ नहीं पाए। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो चंद रुपयों की चकाचौंध में आकर तुम्हारे कदमों में अपनी शर्मो हया इज्जत को डाल देती हैं और तुम्हारे बिस्तर पर बिछ जाती हैं। मैं चारवी सहगल हूँ, जिसे मरना तो मंजूर है लेकिन झुकना नहीं। चारवी अमर की आंखों में आंखें गड़ाकर बिना घबराए बोल रही थी। अमर गोयनका और चारवी सहगल एक कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों का ही कॉलेज में लास्ट ईयर चल रहा था। जिस दिन से अमर ने चारवी को देखा था, उस दिन से वह चारवी की बेपनाह खूबसूरती का दीवाना हो गया था। पर चारवी अमर गोयनका के लिए एक ऐसा चैलेंज थी जिसे वह हर हाल में जीतना चाहता था। अमर गोयनका रंजीत गोयनका का इकलौता बेटा था। रंजीत गोयनका एक बहुत ही बड़े कामयाब बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से बिजनेस को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। आज की तारीख में बिजनेस इंडस्ट्री में उनका कोई सानी नहीं था। उनकी कंपनी नंबर 1 कंपनी थी। रंजीत गोयनका के पास अथाह दौलत थी, परंतु उनमें गुरूर नाम को भी नहीं था। उनके अच्छे स्वभाव और दरिया दिली के कारण हर कोई उन्हें पसंद करता और उनकी इज्जत करता था। वहीं उनका बेटा अमर गोयनका लाड़ प्यार में पलने के कारण जिद्दी बन चुका था। जैसे जैसे अमर बड़ा होता गया, उस पर दौलत का नशा हावी होता चला गया। अमर एक बिगड़ा हुआ रईसजादा था और शराब, जुआ, लड़कीबाजी जैसी गलत संगत का आदी बन चुका था। अमर की हर बात पैसों से शुरू होती और ख़त्म भी पैसों पर ही होती। वह लड़की को एकमात्र खिलौना समझता था। कहता था कि दौलत से हर चीज़ खरीदी जा सकती है। आज तक अमर की ज़िंदगी में जितनी भी लड़कियां आईं, सब रुपए पैसे के लालच में आईं, परंतु चारवी वह पहली लड़की थी जिसने अमर की दौलत को ठोकर मार दी थी। अब तो अमर की जिद बन चुकी थी चारवी, जिसे हर हाल में अमर पाना चाहता था। रंजीत गोयनका ने कई बार अमर को समझाया भी कि वह अपनी गलत आदतों को छोड़ दे, परंतु अमर को अपने डैडी की कोई भी बात समझ नहीं आती। अमर की मां ललिता गोयनका रंजीत गोयनका के कुछ कहने पर अमर की ढाल बनकर खड़ी हो जाती थी और कहती, अभी तो इसके खाने खेलने के दिन हैं। जब इसकी शादी हो जाएगी तब सब जिम्मेदारी उठाना सीख जाएगा। अभी से इस पर काम का बोझ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ बेटे के आगे रंजीत गोयनका की एक ना चलती, जिस कारण अमर सुधरने के बजाय दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था। अमर दिखने में स्मार्ट और डैशिंग बंदा था, ऊपर से दौलतमंद। नतीजतन लड़कियां अमर की एक निगाह के लिए तरसती थीं और अमर भी ऐसी लड़कियों का फ़ायदा उठाता था। हालांकि इतना बिगड़ा होने के बावजूद भी अमर ने कभी किसी लड़की को ज़बरदस्ती हासिल नहीं किया था। उसकी काफ़ी लड़कियों से दोस्ती थी, परंतु चारवी बाकी लड़कियों से अलग थी। हसीन मासूम चेहरे वाली हसीना अमर का चैन और सुकून पहली नज़र में ही लूट के ले गई थी। उसे देखने के बाद अब अमर को बाकी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं रहा। अमर
अब हर दम उसके दीदार को तरसने लगा था। पहले तो उसे लगा कि वह भी दूसरी लड़कियों की तरह उसकी पर्सनैलिटी और दौलत से इम्प्रेस होकर उसके कदमों में आ गिरेगी, लेकिन कुछ महीनों में ही उसकी यह गलतफहमी दूर हो गई। अमर को जब पता चला था कि चार्वी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है तो उसे और भी अचरज हुआ कि गरीब परिवार से होने के बावजूद भी उसके अंदर रुपये पैसे का कोई लालच नहीं है। इस बात से चार्वी अमर को और भी ज़्यादा पसंद आने लगती है। अब अमर चार्वी के रास्ते में आने लगा था। जानबूझकर वह चार्वी से टकराने लगा था। वैसे भी अमर की रेपुटेशन लड़कियों के मामले में अच्छी नहीं थी, इसलिए चार्वी उससे बचकर ही चलती थी और अमर के सामने आने पर ज़्यादातर उसे इग्नोर ही करती थी। परंतु अमर उसके करीब रहना चाहता था। उस दिन भी अमर चार्वी के रास्ते में जानबूझकर आ गया। उससे फिर से अपने प्यार का इजहार करने लगा, जिसके कारण चार्वी चिढ़ गई थी और अमर को वार्निंग देने लगी थी। देखो अमर, मैं तुम्हें कई बार समझा चुकी हूँ कि मेरा पीछा छोड़ दो, मगर तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आती है। बस अब बहुत हो चुका समझाना वमझाना। यदि तुम अब भी अपनी इन घटिया हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं प्रिंसिपल सर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। अमर हंसते हुए, तो कर दो जाना, शिकायत? किस कमबख्त ने तुम्हें रोका है? पर अफसोस तुम्हारी शिकायत का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ पूरा कॉलेज जानता है कि मेरे डैड इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं। सो प्रिंसिपल की कोई औकात ही नहीं है कि मुझसे कुछ कहे। चार्वी गुस्से में बोलती है, बड़े ही बदतमीज़ और ढीठ किस्म के लड़के हो तुम चाहे कुछ भी कर लो, पर मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाली नहीं हूँ। और हाँ, तुम्हारी ये घटिया हरकतें मेरे दिल को कभी पिघला नहीं सकती, बल्कि मेरे दिल में और भी नफ़रत पैदा करती हैं। इसलिए मेरा कहा मानो, तुम मेरा पीछा छोड़ दो, वरना तुम्हें पछताने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। उफ़, तुम्हारी यही दिलकश अदाएँ तो मुझे दीवाना बनाए बैठी हैं। और अमर फिर से गाने गाने लगता है, प्यार के इस खेल में दो दिलों के मेल में तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में। उसके गुनगुनाने पर चार्वी झुंझलाती हुई गुस्से से चली जाती है। अमर वहीं खड़ा हुआ उसे जाते हुए देख रहा था। चार्वी घर आने के बाद भी परेशान थी और परेशानी में बड़बड़ाने लगती है, यह लड़का तो मेरा सिर दर्द ही बनता जा रहा है। चार्वी को शुरू शुरू में लग रहा था कि उसकी बेरुखी और इग्नोर करने की वजह से अमर उसका पीछा छोड़ देगा, परंतु वह जितना अमर से दूर खिंचती, अमर उतना ही उसके करीब आने की कोशिश में लगा था। तभी चार्वी की छोटी बहन त्रिशा दौड़ती हुई चार्वी के पास आई और बोली, दी जल्दी चलो, देखो कौन आया है। चार्वी, कौन आया है त्रिशा? आप खुद ही चलकर देख लो। चार्वी, कमाल है, हद हो गई, लड़की बताने को तैयार नहीं है कि कौन आया है। ठीक है, मैं ही देख लेती हूँ। चार्वी त्रिशा के साथ बाहर आती है। बाहर आने पर चौंकते हुए, आंटी अंकल आप? चार्वी दौड़कर उस औरत के गले लग जाती है। अब मुझे आंटी नहीं माँ कहने का वक्त आ गया है। यह बात सुनते ही चार्वी शर्मा जाती है। तभी वह औरत कहती है, चार्वी तुम्हारा इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है, देखो तो सही हमारे साथ कौन आया है। चार्वी सिर उठा के देखती है। सामने से एक सजीला बाकर नौजवान चला आ रहा होता है। चार्वी देखती रह जाती है। रंग सांवला परंतु गजब की पर्सनैलिटी का मालिक, कटीला बदन, 6 फुट लंबाई। शेखर अपनी आंखों पर से गॉगल्स हटाता है और चार्वी के माता पिता के पैर छूता है। चार्वी के पिता शेखर को पकड़कर अपने गले से लगा लेते हैं। तब सब लोग बैठ जाते हैं। शेखर और चार्वी सबकी नज़र बचा के एक दूसरे को देखते हैं। शेखर के पिता और चार्वी के पिता बहुत पुराने दोस्त थे। पहले शेखर का परिवार भी यही दिल्ली में चार्वी के परिवार के पड़ोस में रहता था, परंतु शेखर के पिता का ट्रांसफ़र हो जाने के कारण पूरे परिवार को बेंगलोर शिफ्ट होना पड़ा। शेखर के परिवार में माता पिता के अलावा एक छोटी बहन रूही भी थी। शेखर का परिवार मीडियम वर्गीय परिवार था। शेखर के पिता ने अपने जीवन की कमाई अपने दोनों बच्चों शेखर और रूही की अच्छी परवरिश पर लगा दी थी। उनका मानना था कि पैसा तो जानी आनी चीज़ है, असली दौलत तो बच्चे होते हैं, यदि बच्चों को लायक बना दो तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है। यही सोच रखते हुए उन्होंने शेखर और रूही के पढ़ने में कोई कमी ना रखी थी। बचपन में चार्वी और शेखर, रूही और त्रिशा सब साथ में ही खेलते थे। जब यह बच्चे छोटे थे तो शेखर कहता, मैं बड़ा होकर चार्वी से ही शादी करूँगा। चार्वी और शेखर एक दूसरे की बहुत केयर करते थे। दोनों बच्चों का एक दूसरे के प्रति केयर और लगाव देखकर शेखर के पिता ने चार्वी के पिता से चार्वी को मांग लिया और कहा, चार्वी को मैं अपने घर की बहू बनाकर ले जाऊंगा। चार्वी हमारी अमानत है, इसे संभाल कर रखना और इस रिश्ते से हमारी दोस्ती भी मजबूत हो जाएगी।
चार्वी के पिता भी इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए। इस तरह दोनों परिवारों ने शेखर और चार्वी का रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था। ये बात जब बच्चों ने सुनी तो चार्वी और शेखर बहुत खुश हुए। इन बातों के तय होने के बाद ही शेखर के परिवार को बेंगलोर शिफ्ट होना पड़ गया था। परंतु बेंगलोर जाने से पहले शेखर के पिता ने चार्वी के पिता से वादा किया कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब इन दोनों को विवाह के बंधन में बांध दिया जाएगा। और ऐसा वादा करके शेखर के पिता अपनी बीवी बच्चों के साथ बेंगलोर चले गए। फिर उसके बाद चार्वी और शेखर का मिलना नहीं हो पाया। चार्वी और शेखर एक दूसरे की तस्वीर अपने दिल में बसाए हुए इंतज़ार के साल पूरे कर रहे थे। और अब काफ़ी सालों के इंतज़ार के बाद शेखर और चार्वी के साथ साथ दोनों परिवारों का मिलना हो रहा था। इतने लंबे अरसे के बाद मिलने पर सब बहुत खुश थे। सब एक दूसरे से बात करने में लगे हुए थे, सिवाय चार्वी और शेखर के। दोनों ने काफ़ी सालों के बाद एक दूसरे को देखा था। दोनों के दिलों में एक दूसरे से बात करने की चाहत थी, पर घर वालों की मौजूदगी के कारण चार्वी और शेखर एक दूसरे से बात करने में हिचकिचा रहे थे। बातों ही बातों में शेखर के पिता ने बताया कि उन्होंने दिल्ली के पास ही नोएडा में मकान लिया है। अब पूरा परिवार वहीं शिफ्ट होने वाला है। ये बात सुनकर सब बहुत खुश हुए। बातचीत के दौरान चार्वी के पिता चार्वी की मम्मी से बोले, अरे भाई, बातों में ही लगे रहोगे या कुछ खाने का भी इंतज़ाम करोगे? चार्वी की मम्मी, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम बस अब खाने का इंतज़ाम ही करने जा रहे थे। वह तो इतने सालों बाद मिले हैं, इस कारण खुशी में तुरंत किचन में जाने का मन नहीं हुआ। ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए चार्वी और उसकी माताजी अंदर रसोई में चले जाते हैं। खाने पीने के दौरान शेखर के पिता बताते हैं कि उन्होंने होटल में रहने का इंतजाम कर लिया है और एक हफ्ते बाद ही वो सब लोग नोएडा वाले मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। सबके मौजूद होने के कारण चार्वी और शेखर बातें नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक दूसरे को देखकर ही वह अपनी आंखों को ठंडक पहुंचा रहे थे। जब सब खाना खा चुके होते हैं तो शेखर के पिता चार्वी के पिता से होटल जाने की अनुमति मांगते हैं, परंतु चार्वी के पिता उन लोगों को होटल जाने के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि उनके होते हुए वह होटल में नहीं रुक सकते। इसीलिए तब चार्वी के माता पिता के विशेष आग्रह करने पर शेखर का पूरा परिवार एक हफ्ते के लिए चार्वी के घर पर ही रुक जाता है। चार्वी, रूही और त्रिशा तीनों मिलकर सब लोगों के सोने का इंतजाम करने लग जाते हैं। शेखर, जो अब तक काफ़ी बेचैन हो चुका था क्योंकि उसे चार्वी से बात करने का मौका ही नहीं मिल पाया था, तभी रूही की नज़र कमरे के बाहर खड़े शेखर पर पड़ती है, जो कि रूही को इशारे से त्रिशा को बाहर ले जाने के लिए कह रहा था। तब रूही चार्वी से बहाना बनाते हुए त्रिशा को अपने साथ कमरे से बाहर ले जाती है। तब शेखर रूही से बात करने के लिए कमरे में पहुंचता है। शेखर को यूँ अचानक सामने देखकर चार्वी की धड़कन तेज़ हो जाती है और वह घबराहट शर्माहट में वहाँ से जाने लगती है। तभी शेखर चार्वी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसको कमर से पकड़कर अपने करीब लाता है। चार्वी शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। शेखर के इतने करीब होने पर उसके दिल की धड़कन तेज धड़कने लगती है। चार्वी का झुका हुआ सिर देखकर शेखर एक हाथ से चार्वी की कमर को पकड़ता है और दूसरे हाथ से चार्वी के चेहरे को ऊपर करते हुए कहता है, ये क्या चार्वी, इतने सालों बाद मिले हैं हम, पर तुम हो कि मेरी फिक्र ही नहीं कर रही हो। मैं कब से तुमसे बात करने के लिए बेचैन हूँ। बहुत मुश्किल से तुमसे अकेले मिलने हो पाया है। मैं तुमसे अपने दिल की कहना चाहता हूँ और तुम्हारे दिल की सुनना चाहता हूँ, पर तुम हो कि अपनी आंखें बंद किए हो। मैं तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों को करीब से देखना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरी तरफ देखो ना। तब चार्वी शर्माती हुई अपनी आंखों को खोलती है और शेखर की आंखों में देखती है। शेखर भी उसकी आंखों को ही देखे जा रहा था। एक लम्हे के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तभी शेखर चार्वी की आंखों में देखते हुए बोलता है, आई लव यू चार्वी। यह सुनते ही चार्वी फिर से शर्माकर सिर झुका देती है। रोमांटिक होते हुए शेखर कहता है, बहुत तड़पा हूँ चार्वी तुम्हारे इंतज़ार में। एक एक पल एक एक साल के बराबर और एक एक साल एक एक युग के बराबर लगता था। बस यही इंतज़ार करता था कि कब हम बड़े होंगे और कब हम मिलेंगे। आज इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई। बस अब इंतज़ार नहीं होता। चार्वी, दिल करता है कि जल्दी से तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाऊँ। ये क्या चार्वी, मैं कब से बोले जा रहा हूँ पर तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही हो। चार्वी हिचकिचाते हुए, क्या बोलूँ? शेखर, आई लव यू। चार्वी आंखें बड़ी करते हुए, क्या? शेखर, हाँ, तुम्ही ने तो पूछा कि क्या बोलूँ, अब बता दिया ना कि क्या बोलना है। चार्वी हड़बड़ाते हुए दरवाजे की तरफ देखते हुए, माँ आप। एकदम शेखर भी माँ का नाम सुनते ही हड़बड़ाहट में दरवाजे की तरफ देखता है और उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। तभी चार्वी शेखर की बाहों से छूटते हुए दरवाजे की तरफ भागती है। शेखर देखता है कि चार्वी ने झूठ बोला है उससे बचने के लिए और वो बोलता है, ये गलत बात है चार्वी। जाती हुई चार्वी मुड़कर शेखर को देखती है।
बहुत फास्ट हैं आप तो, कहकर मुस्कुराती हुई चली जाती है। उसकी इस हरकत पर शेखर मुस्कुराते हुए खुद से बोलता है, कोई बात नहीं चार्वी, आज तो झूठ बोलकर निकल गई, अगली बार तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलने दूंगा। ये बोलते हुए शेखर भी कमरे से बाहर चला जाता है। अगले दिन रोज की तरह चार्वी तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गई और इधर शेखर भी तैयार होकर अपने पिता के साथ नोएडा वाले मकान की रेनोवेशन करवाने के लिए चला गया, क्योंकि एक हफ्ते बाद सबको नोएडा वाले मकान में शिफ्ट होना था, इसीलिए उस मकान को अपने अनुसार रेनोवेट करवा रहे थे। शेखर चार्वी से अकेले में मिलने के लिए बहाने ढूंढता रहता, पर चार्वी कॉलेज से आने के बाद घर के काम में ही इतना उलझी रहती कि शेखर को मौका ही नहीं मिल पा रहा था चार्वी से अकेले में मिलने का। तब परेशान होकर शेखर रूही से बात करता है। रूही शेखर से छोटी थी, पर हम उम्र होने के कारण दोनों भाई बहन एक दूसरे से अपने मन की बात शेयर कर लिया करते थे। शेखर की बात सुनकर रूही उसे छेड़ते हुए, ठीक है भाई, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, पर यह बताइए मुझे इनाम क्या मिलेगा। कैसा इनाम रूही? भाई, मैं चार्वी भाभी से तुम्हें मिलाने में तुम्हारी हेल्प करूँगी तो इनाम की हकदार तो बनती हूँ ना। फिर बताइए मुझे क्या इनाम देंगे? मतलब ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है? जी हाँ, अब इसे इनाम कहो या ब्लैकमेलिंग, मैं इस गोल्डन अफसर को हाथ से जाने नहीं दे सकती। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, अभी तेरा वक्त है, कर ले ब्लैकमेलिंग, मेरा भी वक्त आएगा, फिर बताऊंगा, कहकर शेखर भी मुस्कुरा जाता है। शाम के समय चार्वी और उसकी माँ त्रिशा तथा रूही की मम्मी बैठे थे, सब आपस में बातें कर रही थीं। तभी रूही चार्वी की माँ से कहती है, आंटी जी, परसों हम लोग चले जाएंगे नोएडा, और मैं तो नए घर के गृह प्रवेश की पूजा के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस बेंगलोर चली जाऊंगी। अब तो वैसे भी मुझे वहाँ हॉस्टल में अकेले ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी पापा और भाई तो यहीं नोएडा में रहेंगे। इसलिए मैं सोच रही थी कि जाने से पहले हम सब कहीं घूम आते हैं। रूही की बात सुनकर रूही की मम्मी बोली, रूही, मैं तो नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे तो कल तुम्हारे पापा के साथ नए घर की पूजा के लिए सामान लेने जाना है, तो तुम सब लोग चले जाना। तब चार्वी की माँ ने भी कहा, मैं भी नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द चल रहा है। यह बात सुनकर रूही का चेहरा उतर गया। तब रूही की मम्मी ने कहा, ऐसा करो, तुम चारों बच्चे ही घूमने चले जाओ, हम सब बड़ों के चक्कर में रहोगे तो फिर तो घूम लिए तुम लोग। आखिरकार फाइनल हो गया कि चार्वी, शेखर, रूही और त्रिशा घूमने के लिए जाएंगे। चार्वी और शेखर दोनों के ही दिल में एक दूसरे के साथ घूमने को लेकर खुशी और उत्सुकता बनी हुई थी। चारों पिकनिक के लिए दिल्ली के ही अटलांटिक वाटर पार्क जाने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन सुबह ही चारों वाटर पार्क जाने के लिए निकल पड़ते हैं। पूरे रास्ते शेखर और चार्वी आपस में बात करते हुए जाते हैं। चार्वी भी अब नॉर्मल होकर शेखर से बातें कर रही होती है। उधर रूही और त्रिशा आपस में बातें करने में व्यस्त थीं। कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के आने पर चारों उतर जाते हैं। तब रूही और त्रिशा कहती हैं, ठीक है भैया दीदी, हम चलते हैं, आप लोग भी घूम आइए। यह सुनकर चार्वी हैरानी से कहती हैं, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? हम भी तो तुम्हारे साथ चल रहे हैं। जी नहीं, मैं और त्रिशा वाटर पार्क जा रहे हैं, आप और भैया कालिंदी कुंज पार्क जा रहे हैं। अब तो चार्वी और भी हैरान हो जाती है और तीनों को देखते हुए कहती है, क्या क्या मतलब तुम्हारा मतलब यह है कि आप दोनों अलग और हम दोनों अलग अलग घूमने जा रहे हैं? त्रिशा हंसते हुए बोलती है, अच्छा तो आप लोगों ने पहले से ही प्लान बना रखा था और मुझे बताया भी नहीं। चार्वी गुस्सा होते हुए बोलती है। चार्वी की बात सुनकर सब मुस्कुरा पड़ते हैं। तब रूही आंखें मटकाते हुए कहती है, घर पर तो आप लोगों को मौका नहीं मिलता बात करने का, इसलिए हमें यह प्लान बनाना पड़ा। अब आप बिना समय गंवाए भैया के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, इधर मैं और त्रिशा घूम लेते हैं। यह कहकर त्रिशा और रूही वाटर पार्क के लिए मुड़ जाती हैं। चार्वी उन्हें रोकने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, तभी शेखर चार्वी का हाथ पकड़कर रोक लेता है और कहता है, जाने दो चार्वी उन्हें, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अकेले में कुछ समय बिताओ, क्या तुम नहीं चाहती? शेखर की बात सुनकर चार्वी रुक जाती है। तब चार्वी और शेखर कालिंदी कुंज पार्क चले जाते हैं। क्या होगा जब अमर को चार्वी के इस रिश्ते के बारे में पता चलेगा? क्या वो चार्वी से दूर हो जाएगा या लाएगा कोई तूफान? देखिए कहानी के अगले भाग में। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी कहानी को ज़रूर लाइक करें, साथ ही साथ हमारे को कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली और भी